जय हिंदू राष्ट्र। कश्मीर एक लंबे अरसे से भारत के लिए समस्या बना हुआ है और समस्या इसलिए बना है कि इसे समस्या बनाया गया है। विभाजन के तुरंत बाद जब कश्मीर का उपद्रव शुरू हुआ तो उस उपद्रव को कराने के पीछे सब कुछ काम नेहरू का था। महाराज कश्मीर को पहले से भारतीय संघ में विलय करना चाहते थे। 45 में ही उन्होंने मनस्थिति अपनी व्यक्त कर दी थी। नेहरू इस पर अड़े हुए थे कि उनके मित्र और पता नहीं संबंधी, क्योंकि कुछ अजीब सी बातें भी बताई जाती हैं कि मोतीलाल नेहरू का और इसका उसका ऐसा कुछ। बहरहाल शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो कह रहे थे कि मेरा राज्य है, मेरी स्टेट है, मैं किसको प्रधानमंत्री बनाऊं, ये मेरा अधिकार है और ये दुष्ट व्यक्ति है, खराब आदमी है, इसको नहीं बनाना चाहिए। नेहरू अड़े हुए थे कि नहीं, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और इस सारी बातचीत को बिगाड़ने का जो कलंक है, जो ठीकरा फूटना है, वो नेहरू के सर पे फूटना है। उसी ने ये सारे काम बिगाड़े और कश्मीर की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय कलेश बना दिया। विभाजन के समय, जिस समय कश्मीर भारत में विलय हुआ है, उस समय कश्मीर पहुंचने का रास्ता जो वर्तमान भारत है या उस समय भारत बना था उससे नहीं था। जम्मू से कोई सीधा रास्ता नहीं था। पाकिस्तान होकर मरी होते हुए कश्मीर आया जाता था। पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई, कबायली आक्रमण हो गया। पाकिस्तान के फौजी उनको लीड कर रहे थे और शस्त्र और उनके ट्रक्स और ये सारे उधर से आ रहे थे। अंततोगत्वा भारत को एक्शन लेना पड़ा। पटेल के हस्तक्षेप के बाद प्लेन से श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारतीय सैनिक उतरे। धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं, यानी इतनी दूर थे पाकिस्तानी सैनिक। उसके बाद उनको खदेड़ा गया। खदेड़ने के बाद नेहरू की जो व्यक्तिगत परामर्शदात्री थीं लेडी माउंटबेटन, उनके प्रभाव में वो इस विषय को यूएनओ में ले गए। सीज़ फायर हो गया। भारत के हाथ में कश्मीर पूरा, बाल्टिस्तान इत्यादि सारा आते आते रह गया। जम्मू का आज आधे से अधिक हिस्सा, कश्मीर का खासा बड़ा हिस्सा, पूरा बाल्टिस्तान, ये सब पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इस समस्या को उस समय सुलझाया जा सकता था। शेख अब्दुल्ला मुस्लिम राजनीति कर रहे थे। नेहरू के कहने से उन्होंने मुस्लिम शब्द हटाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया, वरना वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। मगर उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं था। नेहरू जैसे मोतिया, मुँह को ठीक कर लीजिएगा। राजनीति का परिणाम ये आया कि कश्मीर हमारे लिए जंजाल बन गया। ध्यान रहे, 49 तक ये कोई समस्या नहीं थी। भारत में जो राज्यों को मिलाने का कार्य चल रहा था, रजवाड़ों को साथ लेने का कार्य चल रहा था, उसमें कश्मीर कहीं कोई इशू नहीं था। समस्या राजस्थान के रजवाड़े थे, दक्षिण के रजवाड़े थे, जो कि उनको मिलाने का कोई टूल भारत सरकार के पास था ही नहीं। वो इतने बड़े थे और इतने शक्तिशाली थे, अगर वो मुकर जाते तो कुछ नहीं हो सकता था। कश्मीर का मामला बिल्कुल भी समस्या का नहीं था उस समय। इस समस्या को नेहरू ने बिगाड़ा और बाद के सारे लोगों ने भी उस समस्या को अपने चश्मे पर कीचड़ पोत के अंधे होकर संभालने की कोशिश की। कश्मीर की समस्या क्या है? 370 हटा दी गई, 35 हटा दी गई, मगर कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? समाधान तो तभी करेंगे ना, 35 हटाने से, 370 हटाने से, और उसके बाद वहाँ नागरिकता लेने वाले को जो एक वहाँ पर है कि 16 वर्ष से जम्मू कश्मीर का निवासी जो होगा वही कश्मीर घाटी में ज़मीन खरीद सकता है। तो 16 वर्ष में से रहने वाला कश्मीर में कहाँ से आ जाएगा?
वो 370 35 से फिर वापस लगा दी। ऐसे ही करतब करे हैं इन्होंने। भाजपा के जो नेता हैं वो नेहरू वाली मानसिकता चल रही है। लोगों को ध्यान होगा, पंत प्रधान मोदी जी गए थे तो वहाँ वो बड़ी भारी भीड़, उसमें वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे 50,000 करोड़ दे दें, 60,000 करोड़ दे दें, 70,000 करोड़ दे दें, 1,00,000 करोड़ दे दें। पब्लिक हंगामा मचा रही है। तो कश्मीर की समस्या के बारे में थोड़ा सा विचार तो करना होगा। कश्मीर की समस्या क्या विकास की समस्या है? कश्मीर में जो आतंकवाद है वो इस कारण है कि वहाँ विकास नहीं है। कश्मीर में जो नारा लगता है वो है आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद उसका पैगंबर है, पूरा कलमा है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। पैसे देने से क्या होगा? ये जो आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले लोग हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ इनके बस चले हैं, उन्होंने वहाँ के अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है, इस मानसिकता से अतिरिक्त जितने भी लोग हैं उनके मंदिर तोड़े, बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े श्रेष्ठ मंदिर। मार्तंड मंदिर तो ऐसा है कि वो मंदिर तोड़ने की कोशिश की गई, महीनों तक उसको उस पर हथौड़े चलाते रहे, वो पत्थर इतना मजबूत था, टूटे नहीं। तो उसमें लकड़ी, जंगल कटवा के लकड़ी भर दी गई और उनमें आग लगा दी गई, तो वो चट्टानें दरक गईं, टूटी फिर भी नहीं, उनमें दरारें आ गई आग से। ये सारे कश्मीर में होता रहा है। कश्मीर के धर्मांतरण को, वहाँ के मतांतरण करके वहाँ के लोगों को इस्लाम में दीक्षित करना, वहाँ के काफिरों को ख़त्म करना, मुशरिकों के मंदिर नष्ट करना, ये लगातार सदियों से चल रहा है। कश्मीर में जो वहाँ के हिंदू हैं बड़े बिखरी हुई स्थिति में थे, उन्हें भी 30 साल पहले निकाल दिया गया। अब तो कुछ 100 परिवार रह गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों पर लगातार प्रहार होते हैं, उनको मारा जाता है, टूरिस्ट को नहीं छेड़ते, और वहाँ जाने वाले लोग, शेष भारत के लोग इतने गधे हैं कि इसके बावजूद, इतनी मूर्खता है, इसके बावजूद कि इतना भयानक स्थिति है और वो आतंक फैल रहा है, उसके बावजूद कश्मीर दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार इस गर्मियों में 1.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट वहाँ पहुँचा है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट। कल्पना करें कि एक टूरिस्ट अपने आने जाने, रहने, खाने पीने पर 3 दिन रहा, 10,000 रुपये उसने खर्च किए। 1.5 करोड़ को 10,000 से गुणा कर लीजिए, अंदाज़ा लगाइए, हज़ारों करोड़ रुपया भारत के टूरिस्ट इतने मूर्ख हैं कि वहाँ पर लुटा रहे हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान ये है। कश्मीर में धन दिया जा रहा है, वही काम जो मोदी कर रहे हैं। 50,000 करोड़ दे दें, 70,000 करोड़ दे दें, उसी सारी चीज़ को खाद पानी देने का कार्य हमारे लोग कर रहे हैं। और वो भी चौकन्ने हैं, बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े से लोग हैं, मगर जितने भी आतंकवादी हैं वो टूरिस्ट पर हमला नहीं करते, क्योंकि टूरिस्ट पर हमला करेंगे तो जो स्थानीय कश्मीरी वो मार जूतों सीधा कर देंगे, नहीं उनका धंधा बिगड़ेगा। खैर, समस्या पर बात करते हैं। इसी तरह की समस्या चीन को फेस करनी थी। चीन ने तिब्बत पर हमला किया। यही मोतिया नेहरू प्रधानमंत्री था। चीन को हमला करते समय लोगों ने उससे पहले से सन 50 से मिलिट्री के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने लगातार कहा तिब्बत बफर स्टेट है, इसको हिलने नहीं देना है। यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ हुई, चीन का किसी तरह का इन्वेजन हुआ, अतिक्रमण होगा, चीन की घुसपैठ होगी, चीन हमला करेगा, कब्जा करेगा, तो समस्या हमारे गले आ जाएगी। मगर नेहरू इतने बड़े मोतिया थे कि उन्होंने कहा कि हमें सेना की जरूरत ही नहीं है, पुलिस पर्याप्त है। ऑफिसर ने उनसे कहा कि आर यू सीरियस अबाउट इट? ब्रिटिश ऑफिसर था उस समय उनके सामने, जो भारतीय सेना में अधिकारी था, उसने कहा आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं कि आप राष्ट्र से
भारत की सेना को समाप्त करना चाहते हैं, आप कहते हैं पुलिस पर्याप्त है। आपके पास बुद्धि है नाम की चीज़ है कि नहीं? बगल में पाकिस्तान है, चीन है और इधर उधर के देश हैं, क्या होने वाला है को अंदाजा है कि बात कहने? तो कैसे कैसे बौड़म, कैसे कैसे गधे हमारे लोग रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये इन सब का अपयश गांधी के सर जाता है। इन्होंने क्या क्या हाल किए हैं। खैर, तिब्बत का इन्वेजन हो गया, तिब्बत पर चीन कब्जा हो गया। फर्ज कीजिए चीन में तिब्बत में 2 करोड़ लोग हैं, एक अनुमान के लिए, एक तुलना के लिए। अब इन लोगों पर कितने चीनी सैनिक बैठा दिए जाएंगे? कितना हम लोग रोक लेंगे? क्या कर लेंगे? तो चीन ने क्या किया, 2 करोड़ अगर तिब्बती हैं तो वहाँ 4 करोड़ हान वंश के, यानी जो मूल चीनी है उसके लोग बसा दिए। अब जनसंख्या हो गई तिब्बत की 6 करोड़। आदेश पालन कर दिया कि प्रत्येक तिब्बती को, कोई भी तरुण तिब्बती होगा, युवा तिब्बती होगा, तिब्बती युवती होगी, उनका विवाह हान वंश के युवक से या युवती से होगा। अन्यथा कोई राशन कार्ड नहीं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विवश होकर विवाह करना पड़ेगा। प्रत्येक तिब्बती की शादी, अगर वो लड़का था तो हान लड़की से हुई, तिब्बती लड़की की शादी हान युवक से हुई। 4-5 साल 3 साल बाद उनकी संतान हो गई। वो संतान 20 साल बाद 23 साल की हो गई। उसकी भी बाध्यता है कि ऐसे प्रत्येक बच्चे की जिसके माता पिता में से एक तिब्बती होंगे, उनको, उसके लिए आवश्यक है कि वो हान लड़के या लड़की से ही शादी करेगा। 2-3 साल बाद उसकी भी संतान होगी। 25 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी लड़की, उसको भी हान से शादी करनी पड़ेगी। यानी पहली जो संतान हुई इसकी 50% जीन्स आए तिब्बती से, 50% चीनी से। उसका विवाह फिर तिब्बती से, हान वंश के लड़के लड़की से हुआ। उनके जो बच्चे हुए, अब उसके जीन्स 75% हान हो गए। अब उसका विवाह फिर हान वंश के बच्चे से होगा, लड़के लड़की का। उसके अंदर तिब्बती मानसिकता, ब्लड, संस्कार कितने रहेंगे? दलाई लामा और उनकी पलटन जो यहाँ धर्मशाला के ऊपर मैकलूडगंज में बैठी हैं, ये उल्टे लटक जाएं, तिब्बत में जाके बैठ जाएं, छाती पीटते रहें, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ की जो प्रजा है, तिब्बत के लोग हैं, उन सब को पूरी तरह से चीन ने बदल दिया। चक्राता, देहरादून में जो चक्राता क्षेत्र है, चक्राता से ऊपर एक जगह, चक्राता में 2-2 फोर्स का हेडक्वार्टर है। कई हमारी रेजिमेंट्स हैं जो गोपनीय रूप से काम करती हैं। 2-2 फोर्स भी एक ऐसी रेजिमेंट है जो तिब्बती बच्चों को लेकर बनाई जाती है। आज से कुछ 25-30 साल पहले हम लोग सुनते थे कि तिब्बत में विद्रोह हो गया, वहाँ 4 भिक्षु मार दिए गए, कोई तिब्बती को चीनी सैनिक मार दिए गए, फलाना हो गया। उस सब के पीछे 2-2 फोर्स के ट्रेंड के वो लोग होते थे जो तिब्बती लोगों के बच्चों से रेजिमेंट बनाएगी। अमेरिका पैसा देता था, भारत ट्रेन करता था। अच्छा, वो ऊंचाई पर है और वहाँ से फिर बद्रीनाथ की तरफ से, हिमाचल की तरफ से, कुमाऊं की तरफ से दर्रे हैं जो चीन में घुसते हैं, तिब्बत में घुसते हैं। उन दर्रों के ज़रिए से उन लोगों को पार कराते थे और वहाँ उपद्रव मचवाते थे। चीन की दुम्ब खटखटा बांधने के लिए अमेरिका ने ये व्यवस्था की थी। ये होता था। अब कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए कि यहाँ जो बच्चे हैं जो तिब्बती बनाकर भेजे जा रहे हैं, उनके 2 पीढ़ी पहले के पूर्वज आए थे तिब्बत से निकल के। अब उनके अंदर न तो तिब्बत के लिए ललक बची, न दलाई लामा की वो वैसी आरती उतारें। अब वो लगभग जीन्स और वो क्या कहते हैं उसको, वो गुच्ची और लोटो के जूते पहनने वाले, हाई फाई बियर पीने वाले सारे लड़के लड़कियां हो गए। उनकी दिलचस्पी अब तिब्बत की स्वतंत्रता में नहीं है, चूँकि उन्होंने अपनी मूल भूमि को देखा ही नहीं है। उनके पिता ने नहीं देखा, उनके दादा, और उन लोगों को मालूम था। यही समस्या का समाधान है चीन का, ये कश्मीर का। कश्मीर में सेना है, 1-2 लाख सैनिक तैनात हैं। कुछ तादाद, एक बड़ी तादाद कश्मीर में वहाँ के स्थानीय लोगों की है, जिनकी बिल्कुल शुद्ध मानसिकता है कि वो भारत के विरोधी हैं। मेरे एक मित्र हैं जो सेबों का काम करते हैं, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है सेबों के सिलसिले में।
वो कश्मीर में काम करने गया, सरकारी डिपार्टमेंट से के साथ काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। तो वहाँ जो साइट है उसका पासवर्ड है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। उसको जो पासवर्ड दिया गया तो ये सुंदर पासवर्ड था। वो चौंक गया, उसने उससे बात की, बहस की, तो उसने समझाया कि कितनी भी कोशिश कर लो, कश्मीर का कोई भी मुसलमान भारत के पक्ष का नहीं हो सकता। लात टपकाएगा, पैसे के लिए कुछ करेगा तो कुछ समय के लिए कम बोलेगा, चुप हो जाएगा, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल देगा, मगर वो सिर्फ पैसे के लिए है, बाकी उसकी कोई मानसिकता नहीं, चूंकि उसकी जड़ में दीन है जो नेशनलिटी का विरोध करता है। तो समस्या डेमोग्राफिक चेंजेस हैं कि वहाँ हिंदू कम हो गए, हिंदू निपटा दिए गए, सबको पता है। शेख अब्दुल्ला के 3 पीढ़ी पहले के परदादा के बाप हिंदू थे। सबसे ज़्यादा जो सुअर मानसिकता का, सबसे गंदी मानसिकता जिसने इसके बारे में, और व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल खरा आदमी था, जर्मन गर्लफ्रेंड थी, विस्की पीता था, सारे काम करता था, इकबाल, इसने शिकवा और जवाब शिकवा बिल्कुल जहरीली नज़में लिखी हैं। 3 पीढ़ी पहले उसके दादा हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे। आपको इस पहिए को उलटना पड़ेगा और उसके लिए कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर बसावट चाहिए, जैसी तिब्बत में चीन ने की थी। बसावट कैसे होगी? क्योंकि लोगों को आप भेज रहे हैं। आडवाणी जी के समय में ये हुआ था कि गांव में कमेटियां बनाई गई थी, मगर उन लोगों को शस्त्र तो दो। चट्टी सिंहपुरा में जहां लोग मारे गए थे हिंदू, कई दिनों से आतंकवादी आ रहे थे। आतंकवादियों से भिड़ने, बचने, हमला करने, संघर्ष करने के लिए शस्त्र चाहिए ना। आतंकवादियों के पास शस्त्र तो पाकिस्तान से आ रहा है, इनके पास क्या है? गृह मंत्री कहते हैं उनकी हत्याओं के बाद कि हम कर क्या सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। एक काम तो कर सकते हैं कि जिन्हें बसाने की बात सोच रहे हैं उनके पास हथियार हों। बैंक मैनेजर का ट्रांसफ़र कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बैंक मैनेजर का जम्मू से उठा के आपने ट्रांसफ़र कर दिया श्रीनगर में, अनंतनाग में। बैंक मैनेजर के पास कोई आता है और उसको ऑफिस में गोली मार देता है, चला जाता है। बैंक मैनेजर के पास क्या है जो उस गोली मारने वाले से पहले उसका वध कर सके? कोई चीज़ है उसके पास? कोई रास्ता है? इतनी तो व्यवस्था कर सकते हैं। या इसके लिए भी वो जो घूस का एक पूरा सिस्टम चलता है, 1-2 लाख रुपए हथियार पर घूस खाई जाती है, पटवारी से लेकर ऊपर तक सब चलता है सिलसिला, ये करना पड़ेगा। बदलाव कैसे आएगा? वो मानसिकता जो गैर मुस्लिमों को भगा रही है, उस मानसिकता को एक्सपोज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मदरसों की छान फटक शुरू हुई। सबसे बड़ा मदरसा देवबंद ही अनधिकृत पाया गया। उसने उत्तर प्रदेश सरकार से लेजिटिमेसी ली नहीं। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं, हम चंदा अपने आप करते हैं, अपना पढ़ाते हैं। मगर अपने आप पढ़ाने वाले लोग राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा दे रहे हैं, तो उनके कोर्स, उनके सिलेबस रोके जाएंगे कि नहीं? जांच इस बात की हो रही है कि मदरसे अधिकृत हैं कि नहीं, मदरसे क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में चिंता होगी कि नहीं? में उसको देखेंगे कि नहीं? जिहाद दीन हक की दावत देने, यानी इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण देने और दीन हक की दावत न मानने वाले के खिलाफ जंग को कहते हैं। ये कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा तो कश्मीर में कहां से होगा? ये समस्या की जड़ है, इस पर प्रहार करना पड़ेगा। भारतीय 1.5 करोड़ इस सीजन में गए हैं। न केवल वो गए हैं, कश्मीर से ढेरों लड़के शॉल बेचने आते हैं। इसी से तो पैसा निकलता है जिहाद का। कभी सोचा है कश्मीरी शॉल्स खरीदने से पहले कि आपके दिए हुए 10-20-50 हज़ार के से 10% चले जाएंगे उन गोलियों को खरीदने में जो भारतीय सैनिकों पर चलेंगी? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आप कश्मीर से अखरोट लेते हैं, कश्मीरी सेब खरीदते हैं, कश्मीरी कारपेट लेते हैं, इसके नतीजे राष्ट्र को भुगतने पड़ते हैं, देश के लिए हानिकारक है।
अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस केंद्र सरकार तोप चला देगी। ऐसा कैसे है कि कश्मीर से हिंदुओं को भगा देने वाले कश्मीरी स्थानीय लोगों ने, क्योंकि आतंकवादी हंगामा कर रहे थे, मस्जिदों से हो रहा था कश्मीरी बाहर निकलो, कश्मीरी बाहर निकलो, अपनी लड़कियां छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, ये सारी बातें हो रही थी। उन कश्मीरियों को एक क्षण के लिए डर नहीं लगा कि हम बनिहाल टनल पार करेंगे तो हिंदू हमें कच्चा चबा जाएंगे। क्यों नहीं लगा? जो काम वो कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्र में भारत के संघर्ष हो सकता है। मैं और की नहीं कहता, मेरी हड्डी यहाँ टूटी हुई है। कश्मीरी एक आ रहा था, उसने मुझसे रास्ता पूछा, कोई मेरा लेना देना उसने, मैंने पूछा कश्मीरी है? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको खूब बढ़िया वाली गाली दी। वो बोला काय को गाली? वहाँ गुर्राया गाली को, तो मारा घूसा उसके, गिरे हाथ की हड्डी टूट गई। वो गिरा दिया उसको। मैं इतना बड़ा पत्थर लेके आया तो मेरा साथी जो था उसने भगा दिया, नहीं तो मैं इस मूड में था। निश्चित रूप से होना चाहिए, कश्मीरियों को समझ में आना चाहिए, तुमने जो पाप बोए हैं उसके परिणाम सारे भारत से आएंगे। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। पौरुष के करने के बाद हो सकता है जेल हो जाए, जो भी समस्या आएगी 302 307 होगी, भुगतेंगे। मुकदमा ही तो चलेगा, साल 6 महीने कोर्ट में जाएंगे, जेल में पड़े रहेंगे, उसके बाद जमानत हो जाएगी, फिर मुकदमा चलेगा 10-20-25 साल लड़ेंगे। मगर दुष्ट समाज को कहीं से तो हम अपना प्रतिरोध दिखाएंगे। पश्मीने के तूश के शॉल खरीदने से पहले, कश्मीरी अखरोट खरीदने से पहले, कश्मीरी कालीन खरीदने से पहले, कश्मीर में शिकारे में बैठकर घूमने से पहले, कश्मीर के होटलों में ठहरने से पहले ये बात समझनी चाहिए कि आपका कश्मीर की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम, उनको दिया हुआ ज़रा सा भी सहयोग सारे राष्ट्र के लिए संकट करता है। ये जो बहुत डेमोग्राफी में चेंज हमें करना है, ये केंद्र सरकार का काम है, मगर हमारा भी कुछ काम है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। कश्मीर एम्पोरियम दिल्ली में भी है, सारे भारत में हैं। आर्टिफैक्ट्स बेचते हैं कश्मीरी सारे भारत में। सुई नहीं खरीदेंगे, तिनका नहीं लेंगे, ऑल पिन नहीं लेंगे। साल भर ऐसा कर दीजिए, कश्मीर में बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। सारे भारत में हिमाचल जाएंगे, गढ़वाल जाएंगे, कुमाऊं जाएंगे, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, रानीखेत है, बहुत सारे जगह वहाँ जाएंगे, कश्मीर नहीं जाएंगे। एक पैसा वहाँ नहीं खर्च करेंगे। कश्मीरी घुटने के बल आ जाएंगे। और उस क्षण में जो बाहर के लोग बसे हैं, उनके संबंध, उनके संदर्भ, उनके संपर्क स्थानीय लोगों से हों और फिर डेमोग्राफी बदली जाए। कश्मीरी लड़के लड़कियों की शादी अपने घरों में ली जाएं, वो उससे बदलाव आएगा। तो कश्मीर की समस्या का समाधान 50,000 करोड़ दे दें, 1 लाख करोड़ दे दें या 1.5 करोड़ लोग पहुंच जाएं, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसी बात कहने वाली हर गर्दन दबोची जानी चाहिए, हर जबान खींच के गले में टाई की तरह बांध दी जानी चाहिए। इस बात का भय उनको होना चाहिए कि समाज कूट पीट के कीमा काट डालेगा बारीक बारीक टुकड़ों में। जब तक ये नहीं करेंगे, कौन सा शहर ऐसा है जहाँ इन सब के केंद्र नहीं है? पार्लियामेंट रोड दिल्ली में जाइए, कैनॉट प्लेस से राइट साइड में पूरा, क्षमा करेंगे, जनपथ देखिए, राइट साइड में दुकानें भरी पड़ी हैं। पुणे में जाइए, बॉम्बे में जाइए, चेन्नई में जाइए, बंगलौर जाइए, सब जगह उनको कभी 1 मिनट का संकट नहीं होता। कहीं भी हो, जब बाहर आते हैं उनको कभी चिंता नहीं हो सताई कि राष्ट्र हुंकार भरेगा। कितने हैं हम? 100 करोड़ लोग हैं, घुस भर देंगे। मगर हमने घुस भरने का सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं तो कश्मीर कैसे बदलेगा? कश्मीर छोड़िए, नोएडा कैसे बदलेगा? दिल्ली कैसे बदलेगा? मुजफ्फरनगर कैसे ठीक होगा? मेरठ कैसे ठीक होगा?
बहुत गंभीर विषय है और उसमें हमारी व्यक्तिगत करनी है। यूट्यूब चैनल तो फैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।